कहानी ईमानदारी का सिक्का। पुराने जमाने की बात है। बगदाद के एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम था रफीक। वो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसके कानों में उसके गधे मोती की जोर जोर से ढेंचू ढेंचू की आवाज गूंजने लगी। रफीक करवट बदलकर उठ गया और चीखकर अपनी पत्नी की तरफ मुंह करके बोला, रुकैया, जाकर इस मोती को चुप क्यों नहीं कराती हो? सुबह सुबह मेरी आंख इसकी ढेंचू ढेंचू से ही खुलती है। रुकैया रसोई से हाथ पोंछती हुई बाहर आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वह बोली, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा गधा मोती है। उसे पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन तुम हो कि सूरज सिर पर चढ़ जाता है और तब भी बिस्तर में पड़े रहते हो। रफीक आंखें मसलते हुए गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा और बोला, अरे रुकैया, पता नहीं हमारी जिंदगी कब बदलेगी। रोज की तरह सुबह उठो, गांव के अमीर लोगों के कपड़े लेकर तालाब में जाओ, दिन भर उनका गंदा मैल निकालो और बदले में हमें क्या मिलता है? बस कुछ सिक्के। उसकी पत्नी बोली, न जाने क्यों तुम भूल जाते हो कि तुम एक धोबी के परिवार से हो। तुम्हारा बाप भी धोबी था, तुम्हारा दादा भी धोबी था और तुम भी धोबी हो। अपने आप को राजा समझना बंद करो। रफीक ने गुस्से से अपना सिर झटक दिया और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद हल्की मुस्कान के साथ बोला, काश रुकैया, अगर कभी राजमहल से राजा के कपड़े धोने को मिल जाए तो कुछ ज्यादा ही आमदनी हो जाएगी। फिर तो हो सकता है कि शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। उसकी पत्नी बोली, लंगूर को हमेशा सपने में अंगूर ही नजर आते हैं। अब राजा महाराजा की बातें बंद करो और ये पोटली पकड़ो, तालाब की ओर चलो। शाम तक जमींदार के कपड़े देने हैं। रफीक ने बेमन से पोटली उठाई और रुकैया के साथ घर के बाहर आ गया। दोनों ने कपड़ों की पोटली गधे मोती की पीठ पर रखी और तालाब की ओर पहुंच गए। तालाब के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगे। पानी में कपड़े पटकते हुए रफीक गुस्से से बोला, अरे मुझे सब याद है रुकैया। पिछली बार की बात है जब एक जमींदार को समय पर कपड़े नहीं मिले थे ना, तो उसने मुझे कितना बेइज्जत किया था। दिमाग का दही कर दिया था उसने। उसकी पत्नी बोली, मुझे याद है जमींदार ने तुम्हें कपड़े की तरह बुरी तरह से धोया था। इस बार ऐसा मत होने देना। जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो जमींदार तुम्हें इस बार पटक पटक कर धोएगा। रफीक और रुकैया चुपचाप कपड़े धोने में जुट गए। मोती पास ही बंधा हुआ जमीन पर बैठा अपने मालिकों को देख रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा था। अचानक घोड़े की टापों की आवाज रफीक और रुकैया के कानों में टकराई। एक सैनिक घोड़े पर सवार सीधे रफीक की ओर आ पहुंचा। क्या तुम्हारा नाम रफीक धोबी है? रफीक और रुकैया दोनों चौंक कर खड़े हो गए। रफीक हिचकिचाते हुए बोला, जी, मेरा नाम रफीक धोबी है। क्या बात है? सैनिक बोला, तुम्हारी तारीफ राजा अहमद ने सुनी है। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। रफीक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो रुकैया की तरफ गर्व से देखकर बोला, सुना रुकैया, मेरी तारीफ राजमहल तक पहुंच गई और तुम कह रही थी कि लंगूर को सपने में अंगूर नजर आते हैं। अब देखना, अपनी भी किस्मत बदलने वाली है। रुकैया ने आंखें घुमाकर रफीक की बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी सैनिक ने गुस्से से बोला, ओ धोबी, ज्यादा खुश मत हो। सुल्तान ने तेरे कपड़े धोने की तारीफ सुनी है, इसीलिए तुझे अभी और इसी समय राजमहल बुलाया है। चल। रफीक खुशी से सैनिक के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद रफीक दरबार में दाखिल हुआ। राजा अहमद ने उसे गौर से देखते हुए बोला, तो तुम हो रफीक धोबी? जी महाराज, मैं हूं। सुल्तान बोला, दरअसल बात यह है कि हमारा धोबी कुछ दिनों से बीमार है, इसीलिए हमने तुम्हें यहां बुलाया है। तुम्हारे गांव का एक आदमी हमारे राजमहल में काम करता है। उसी ने तुम्हारी तारीफ की थी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे कपड़े धोने का काम संभालो। क्यों, संभाल पाओगे ना? रफीक की आंखों में खुशी झलकने लगी। महाराज, मैं तो कपड़े धोने के लिए ही बना हूं। ये काम तो मेरे खून में है महाराज। हाँ बिल्कुल, मैं सब संभाल लूंगा महाराज, आप बेफिक्र रहिए। राजा अहमद ने नौकर को इशारा कर दिया। नौकर ने कपड़ों की पोटली लेकर उसे सौंप दी। राजा बोला, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना रफीक, कपड़े अच्छे से धुलने चाहिए। अगर कपड़े चमक उठे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर कपड़े कहीं से भी थोड़ा सा भी फटे या साफ नहीं हुए तो इनाम की जगह शरीर पर कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाना। समझ गए ना? रफीक बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, आपको इतने अच्छे से कपड़े धोकर दूंगा कि आप पुराने धोबी को भूल जाएंगे और मुझे ही इस महल का राज धोबी बना लेंगे। इतना बोलकर रफीक कपड़ों की पोटली लेकर दरबार से निकल गया। रफीक घर पहुंचते ही खुशी से सारी घटना रुकैया को बताने लगा। रुकैया बोली, तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर महाराज खुश हो गए तो शायद बहुत बड़ा इनाम मिल जाए। कल मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोने चलूंगी।
रफीक का चेहरा तुरंत बदल गया। वह बोला, अरे बकवास बंद कर। पिछली बार जब तूने जमींदार के कपड़े रगड़े थे ना, तो उसमें छेद हो गए थे। तभी तो जमींदार ने मुझे इतना धोया था। अगर गलती से भी महाराज के कपड़े फटे तो इस बार कोड़े खाने पड़ेंगे। समझ गई? रुकैया का चेहरा उतर गया। अरे भाई, मुझ में इतनी जान नहीं है कि मैं कपड़े भी धोऊं और कोड़े भी खाऊं। ना बाबा ना। अगले दिन रफीक कपड़ों की पोटली गधे की पीठ पर रखकर तालाब के किनारे पहुंच गया। राजा अहमद के कपड़े निकालकर बड़ी सावधानी से धोना शुरू कर दिया। रफीक राजा अहमद के कपड़े धो ही रहा था, तभी राजा अहमद के कपड़े से एक चमकदार हीरे की अंगूठी नीचे गिर गई। उठाकर उसे गौर से देखने लगा। अरे बाप रे, ये तो हीरे की अंगूठी है। इतनी कीमती अंगूठी अगर मैं जिंदगी भर कपड़े धोने तैयार हूं तो भी इसे खरीद नहीं पाऊंगा, और आज ये मुझे ऐसे ही मिल गई। अरे वाह! रफीक की नज़र पास खड़े अपने गधे मोती पर पड़ी, जो उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। रफीक की आंखों में लालच झलक उठा। अरे देख मोती, देख, मेरी किस्मत तो सच में बदल गई। राजा अहमद की जेब से हीरे की अंगूठी निकली है। हीरे की। राजा को क्या ही फर्क पड़ेगा, उनके पास तो ऐसी अनगिनत अंगूठियां हैं। उसमें से एक कम हो गई तो कहाँ मालूम चलेगा। अब तो ये अंगूठी अपने पास ही रहेगी। मैं रख लेता हूं इसको। क्यों रे मोती, है ना? रफीक ने अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और फिर से कपड़े धोने में लग गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूर खड़ा जावेद नाम का आदमी सारी घटना देख रहा था। जावेद एक चोर था, लेकिन गांव वालों की नज़र में वो एक छोटा सा व्यापारी था। पर कोई नहीं जानता था कि वो चोर था। वो बोला, अरे वाह, इस धोबी की तो किस्मत ही बदल गई। हीरे की अंगूठी है राजा अहमद की, लेकिन अब ये अंगूठी इसकी नहीं, मेरी किस्मत बदलेगी। आज रात ही मैं इसे चुरा लेता हूं। तभी जावेद के कानों में ढेंचू ढेंचू की आवाज़ पड़ी। उसने पीछे पलट कर देखा तो रफीक का गधा मोती उसके पास टहलते हुए आ गया था। जावेद बोला, अरे ये गधा यहाँ कहाँ से आ गया? ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ। गधे से डर गया। अरे इसे क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ, पर अगर ये और आवाज़ लगाने लगा तो रफीक मुझे देख लेगा। मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। जावेद तेज कदमों से वहां से निकल गया। शाम को रफीक कपड़े धोकर घर पहुंच गया और रुकैया को हीरे की अंगूठी दिखाते हुए सारी घटना बताने लगा। उसकी पत्नी बोली, अरे ये अंगूठी तो बहुत ही कीमती लग रही है। हाँ रुकैया, राजा अहमद तो ऐसी ही कीमती चीजें पहनते हैं ना। हमारे जैसे थोड़ी ना, उनके लिए ये अंगूठी मामूली होगी, लेकिन हमारे लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। अगर ये अंगूठी बेच दें तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। हाँ, लेकिन ये राजा अहमद की अंगूठी है, अगर किसी ने पहचान ली तो? रुकैया बोली, अरे इसे सोनार देखते ही पहचान लेगा। रफीक बोला, अरे पागल, मैं धोबी हूँ, धोबी गधा नहीं। इसे दूसरे राज्य में ले जाकर बेचूंगा ना, यहाँ क्यों बेचूंगा? चल अब सो जाते हैं, सुबह राजा अहमद के कपड़े दे आऊंगा और फिर इस अंगूठी से माला माल हो जाएंगे। रफीक ने अंगूठी अलमारी में रख दी और चारपाई पर लेट गया। रुकैया और रफीक जल्द ही गहरी नींद में सो गए। आधी रात हो चुकी थी। जावेद एक मोटा कंबल ओढ़े हुए रफीक की झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। गधा मोती बाहर बैठा हुआ था, और जैसे ही उसने जावेद को देखा जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। जावेद घबराकर बोला, अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा गधे कहीं के। क्या मालिक को उठा के ही मानेगा क्या? चुप कर जाना। मगर गधा चुप नहीं हुआ। उसकी आवाज़ और तेज हो गई। गधे की आवाज़ सुनकर रफीक की नींद खुल गई। रफीक गुस्से में एक डंडा लेकर बाहर निकला। जावेद तुरंत झोपड़ी के पास कहीं छुप गया। अब रात में भी ढेंचू ढेंचू कर रहा है? रुक जा, आज तो मैं तुझे ऐसा बताता हूं कि दिमाग का दही कर दूं। रुक जा, रुक। रफीक ने गुस्से में गधे को पीटना शुरू कर दिया। गधे की आंखों में आंसू आ गए और वो चुप हो गया। रफीक गुस्से से भरा हुआ वापस झोपड़ी में जाकर सो गया। कुछ देर बाद जावेद फिर से झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। मोती उदास आंखों से उसे देख रहा था। अबे मूर्ख गधे, गधा चाहे कितना भी वफादार हो जाए, गधा गधा ही रहता है। चल अब तेरे मालिक की किस्मत में पलटता हूं तो उसे सबक मिलेगा। रुक जा। जावेद बबे पांव झोपड़ी में घुस गया। उसने धीरे से अलमारी खोली, अंगूठी निकाली और वहां से रफू चक्कर हो गया। गधा मोती दूर से ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। सुबह की पहली रोशनी के साथ रफीक और रुकैया की आंखें खुल गईं। रफीक बोला, ए रुकैया, ए रुकैया, अरे जल्दी उठो, जाओ उस अंगूठी को निकाल कर ले आओ। रुकैया नींद में आलस के साथ उठकर अलमारी के पास जाकर अंगूठी टटोलने लगी। अरे अरे ये क्या, अंगूठी तो यहाँ नहीं है।
क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात ही तो तुमने अलमारी में रखी थी ना। फिर कहाँ गई? हाँ, मैंने यहीं रखी थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है। अल्लाह, अब ये क्या हो गया? उसकी पत्नी बोली, रफीक, देखो ये कदमों के निशान किसके हैं? क्या हमारे घर में कोई चोर आया था? लगता तो ऐसा ही है। गुस्से में तिलमिलाया रफीक सीधे गधे के पास पहुंचा और गुस्से से बोला, ओए मोती, क्यों रे गधे? जब रात में कोई चोर आया था तो तू मुझे बता नहीं सकता था? हाँ, बता नहीं सकता था? बोल बोल। गधा दुखी होकर ढेंचू ढेंचू की आवाज में रोने लगा। अरे, अब क्या करूं रुकैया, ये अंगूठी तो हाथ से गई। उसकी पत्नी बोली, सुनो, राजा अहमद को तो नहीं पता कि अंगूठी तुम्हारे पास थी। अगर उन्होंने पूछा तो कह देना कि तुम्हें अंगूठी मिली ही नहीं। हाँ, तो और क्या कहूंगा? यही तो कहना पड़ेगा। हाथ को आई पर मुंह को न लगी, इस तरह हालत हो गई है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। रफीक कपड़ों की गठरी लेकर सीधे राजमहल पहुंचा, जहां राजा अहमद और वजीर गंभीर चर्चा में थे। रफीक बोला, महाराज, ये रहे आपके कपड़े, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। राजा अहमद गुस्से से बोला, बकवास बंद करो। अरे, तुझे कपड़ों की मजदूरी पड़ी है और यहाँ मेरी जान पर आफत आई हुई है। रफीक बोला, महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मेरे पास एक चमत्कारी अंगूठी थी जो अब मिल नहीं रही है। अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो भारी मुसीबत आ सकती है। रफीक चुपचाप गठरी लेकर जाने ही वाला था। राजा अहमद ने कहा, रुको रफीक। राजा अहमद को अचानक कुछ याद आ गया। हमें याद आ गया। हाँ, शिकार पर जाने से पहले हमने अंगूठी अपने कपड़े में रख दी थी और वही कपड़े धोने के लिए तुझे दिए थे। चलो, कपड़े की गठरी खोलो। रफीक ने कांपते हाथों से गठरी खोल दी। राजा अहमद ध्यान से कपड़ों को देखने लगा, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। राजा ने कहा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अंगूठी मेरे कपड़ों में ही थी। रफीक जाने ही वाला था कि राजा अहमद ने कहा, तेरे माथे पर पसीने की बूंदें बता रही हैं कि तुझे अंगूठी के बारे में कुछ पता है। रफीक ने कहा, नहीं नहीं महाराज, नहीं, मुझे कोई अंगूठी नहीं मिली। नहीं मिली महाराज? राजा अहमद ने कहा, मैंने तो ये नहीं कहा कि तुझे अंगूठी मिली या नहीं मिली। फिर तूने खुद ही ये क्यों कह दिया कि तुझे अंगूठी नहीं मिली? इसका मतलब ये हुआ कि अंगूठी तुझे मिली है और अंगूठी तेरे पास है। क्यों? रफीक गिड़गिड़ाते हुए बोला, माँ महाराज, मुझसे भूल हो गई। मुझे लालच आ गया था, लेकिन सही बताऊं तो कल रात वो अंगूठी चोरी हो गई। महाराज, चोरी हो गई है वो अंगूठी? राजा अहमद ने हैरत से कहा, क्या वो अंगूठी चोरी हो गई? हाँ हाँ महाराज, मैंने अंगूठी के बारे में किसी को नहीं बताया। हाँ महाराज, वो चोरी हो गई। राजा अहमद गुस्से से बोला, मेरी बात कान खोलकर सुन। हम तुझे 2 दिन का समय देते हैं। अगर 2 दिन में अंगूठी नहीं मिली तो हम तुम्हें सरेआम मौत के घाट उतार देंगे। चलो, जाओ यहां से। तभी वजीर ने रफीक की ओर देखकर बोला, रफीक, मेरी बात कान खोलकर सुनो। उस अंगूठी का मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हें शायद उसकी सच्चाई नहीं पता। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, कुछ समय पहले पड़ोसी राज्यों की नज़र महाराज के राज्य पर थी और उनके खिलाफ मंसूबे बनाए जा रहे थे। हालत बहुत खराब हो गई थी और महाराज चाहकर भी जंग नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि हमारी सेना दुश्मन की सेना की तुलना में बहुत कमज़ोर थी। तब मैंने हिमालय पर्वत की यात्रा करने का इरादा किया। वहां महीनों तक मैंने इबादत की और आखिर में एक दरवेश से मिला। उस दरवेश को मैंने अपना सारा दुख सुनाया और उनसे हल जानने के लिए पूछा और उन्होंने मुझे एक चमत्कारी अंगूठी दी। लेकिन दरवेश ने मुझे ये चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब मुसीबत खत्म हो जाए और राज्य में दोबारा अमन कायम हो जाए तब इस अंगूठी को जरूर लौटा देना। ये अंगूठी सिर्फ कुछ समय तक ही मदद कर सकती है। अगर इसे समय पर वापस नहीं लौटाया गया तो ये अंगूठी राज्य के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। समझ गए? रफीक घर लौट आया और रुकैया को सारी घटना बताने लगा। अब क्या होगा? अंगूठी कहाँ ढूंढेंगे? रफीक की बात बाहर गधा सुन रहा था, जो बेचारा बोल नहीं सकता था, लेकिन वो जानता था कि अंगूठी किसने चुराई है। इधर दूसरी ओर जावेद अंगूठी को देखते हुए बोला, क्यों ना इसे मैं सलीम सोनार के पास बेचूं? वो सही दाम दे देगा। हाँ, चलो। इतना बोलकर जावेद चल पड़ा, लेकिन गधा चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जावेद को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जावेद सलीम की दुकान पर चला गया। सलीम एक अनुभवी सोनार अपनी दुकान पर ज्वेलरी सजाए हुए बैठा था। वो बोला, अरे जावेद, क्या बात है भाई? आज बड़े दिनों बाद मेरी दुकान पर आना हुआ। सब कुछ ठीक तो है ना भैया? जावेद बोला, अरे सलीम, तुम तो जानते ही हो कि मैं एक छोटा व्यापारी आदमी हूँ।
महीने भर व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता है, बस इसीलिए आना कम होता है। हाँ, ये सब तो मैं जानता हूँ, पर भैया मेरी ये समझ में नहीं आया कि तुम व्यापार करते कहाँ हो। अब खैर छोड़ो, ये बताओ कि आज कैसे आना हुआ। सलीम, ये देखो। जावेद जेब से एक अंगूठी निकालकर सलीम को दिखाने लगा। हा, ये अंगूठी तो बड़ी ही विचित्र लग रही है, और इसका हीरा, ये तो बहुत ही बेशकीमती है भैया। जावेद बोला, जानता हूँ, और इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि तुम ही इसकी कदर जानते हो। अच्छा, ये बताओ, बेचने आए हो? जावेद बोला, हाँ। सलीम ने एक छोटी सी पोटली में सोने की अशरफियां लेकर जावेद की ओर बढ़ा दी। जावेद अशरफियों की पोटली लेकर चला गया। बाहर खड़ा गधा ये सब देख रहा था। इधर रुकैया घर के बाहर बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। अरे हमारा मोती कहाँ गया? तभी रफीक गुस्से से बोला, अरे भाड़ में गया तुम्हारा गधा कहीं का। एक तो तुम्हें गधे की पड़ी है, इधर मेरी जान आफत में आई हुई है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा? अरे महाराज, मेरी जान के पीछे पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा कि अंगूठी लाऊं तो लाऊं कहाँ से? रुकैया रोने लगी। रफीक माथा पकड़कर बैठ गया। इधर सलीम सोनार दुकान में बैठा अंगूठी को बार बार गौर से देख रहा था। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है कि जावेद व्यापारी है ही नहीं। अरे इतनी कीमती अंगूठी के बदले सिर्फ एक पोटली सोने की अशरफियां लेकर चला गया। अगर मैं चाहूं तो इसे 20 पोटलियों में बेचकर राज्य का सबसे अमीर सोनार बन सकता हूं। तभी दुकान में सलीम का दोस्त जाकिर आ पहुंचा। अरे सलीम, ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो भाई? सोनार बोला, अरे आओ आओ जाकिर, आओ तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखाता हूं। ये देखो, ये अंगूठी है। जाकिर अंगूठी को देखकर चौंक पड़ा। उसने कहा, अरे ये तो राजा अहमद की अंगूठी है। सुबह से ही राजमहल में खलबली मची हुई है। यह अंगूठी चोरी हो गई थी। राजा ने पूरा महल हिला रखा है। सुनार बोला, अरे मगर मुझे ये तो जावेद व्यापारी बेचकर गया है। अरे वो व्यापारी नहीं होगा, चोर होगा। अरे तो अब मैं क्या करूं? अगर राजा अहमद को पता चल गया तो वो मुझे ही गुनहगार समझेंगे ना। वो क्यों मानेंगे कि कोई चोर आया बेचकर गया? अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं राजा को सब बता दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है? सोनार बोला, नहीं जाकिर, मैं खुद राजा को अंगूठी दूंगा। हो सकता है कि राजा मुझसे खुश होकर मुझे कुछ इनाम ही दे दे। जाकिर वहां से चला गया। सलीम गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, हाँ, अब मेरी समझ में आया कि ये जावेद कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक नंबर का चोर है, चोटा कहीं का। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इस अंगूठी को मैं कहीं ऐसी जगह छुपाकर रख दूंगा कि किसी को न मिले, और राजा अहमद से कहूंगा कि जावेद ये अंगूठी मेरे पास लेकर आया था, लेकिन मैंने इसे खरीदा ही नहीं। राजा अहमद की नज़रों में जावेद गुनहगार साबित हो जाएगा और मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। बाहर खड़ा गधा ये सब सुन रहा था। ये सोनार तो जावेद से भी बड़ा चोर निकला। मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। गधा तेजी से दुकान में घुस गया और सलीम की आंखों के सामने अंगूठी खा गया। अबे ओ गधे, ये तूने क्या किया? नालायक कहीं के, चल बाहर चल। सलीम गुस्से में गधे को पकड़ने दौड़ पड़ा, लेकिन गधा तेज रफ्तार से वहां से भाग गया। अब मुझे जल्दी से मालिक और मालकिन को बताना होगा कि अंगूठी मेरे पेट में है। गधा पूरी ताकत से दौड़ता हुआ रफीक के घर की ओर बढ़ गया। इधर राजा अहमद उदास हालत में बैठा हुआ था। दरबार में सन्नाटा पसरा था। तभी दरबार में जाकिर आ पहुंचा। महाराज, मैंने उस अंगूठी को राज्य के सबसे हुनरमंद सोनार सलीम सोनार के पास देखा है। राजा अहमद चौंक कर बोला, क्या? सलीम सोनार के पास? अरे वो अंगूठी वहां कैसे पहुंची? ओहो, इसका मतलब यह है कि उस धोबी ने सलीम सोनार को वो अंगूठी बेच दी है। तभी जाकिर ने कहा, महाराज, सलीम ने कहा है कि वो अंगूठी उसे जावेद नाम के एक व्यापारी ने दी है। ओहो, तो फिर उस धोबी ने उस अंगूठी को जावेद को बेची होगी और जावेद ने सलीम सोनार को बेची होगी। वजीर बोला, महाराज, फिलहाल तो अंगूठी का मिलना बहुत जरूरी है। राजा अहमद सैनिकों की ओर देखकर बोला, सैनिकों, जाओ रफीक धोबी और सलीम सोनार को बंदी बनाकर दरबार में हाजिर करो। जाओ। कुछ ही देर में सैनिक रफीक धोबी और सलीम सोनार को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। जब वे दोनों आ गए तो राजा ने पूछा, रफीक, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें अंगूठी के बारे में कुछ नहीं पता, और सच्चाई ये है कि तुमने अंगूठी चुराकर सलीम सोनार को बेच दी। क्यों? रफीक बोला, महाराज, मैं सलीम सोनार को जानता तक नहीं। राजा ने सलीम से पूछा, तुम्हें वो अंगूठी कहाँ से मिली? बताओ। महाराज, वो अंगूठी मुझे जावेद नाम के एक व्यापारी ने दी थी। वो अक्सर सोने और हीरे से बनी चीजें मुझे लाकर बेचता है।
राजा ने कहा, ओ रफीक, क्या तुम जावेद को जानते हो? रफीक बोला, हाँ महाराज, वो तो मेरे पड़ोस में ही रहता है। राजा ने कहा, ठीक है, तो हम खुद तुम्हें और सलीम को लेकर वजीर और कुछ सैनिकों के साथ जावेद के घर पर जाएंगे। चलो। कुछ ही देर में राजा अहमद, रफीक धोबी, सलीम, वजीर और कुछ सैनिकों को लेकर जावेद के घर पर पहुंच गए। उन सब ने देखा कि जावेद अपने घर के बाहर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। जावेद उन सबको वहां देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। राजा अहमद जावेद की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा भेद खुल गया है जावेद। मुझे पता लग गया है कि तुम एक चोर हो, और अब मुझे सच सच बता लो। मैं इतना गुस्सा हूं कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बोलो। जावेद गिड़गिड़ाते हुए बोला, हाँ महाराज, मैं सच बताता हूँ। मुझे बस माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। हाँ तो बोलो। महाराज, मैंने रफीक धोबी को कपड़े धोते हुए देखा। तभी मैंने देखा कि आपके कपड़ों से एक सुंदर अंगूठी नीचे गिर गई। रफीक की आंखों में उस अंगूठी को देखकर लालच आ गया। वो अपने गधे से बात कर रहा था कि वो आपकी अंगूठी बेचकर अपनी किस्मत बदल देगा। फिर क्या हुआ महाराज? मैं तो चोर हूं ना। मैंने मौके का फायदा उठाया और रात में रफीक के घर से वो अंगूठी चुरा ली और सलीम सुनार को बेच दी। बस यही सच है महाराज, और आपकी अंगूठी सलीम सुनार के पास है। ओहो, तो अंगूठी तुम्हारे पास है सलीम? क्यों? सलीम बोला, महाराज, वो अंगूठी मेरे पास थी, लेकिन क्या महाराज, वो अंगूठी एक गधा खा गया? ये क्या बकवास कर रहे हो? गधा अंगूठी क्यों खाएगा? हाँ, इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी। क्यों सलीम? तभी रफीक बोला, महाराज, कहीं वो गधा मेरा तो नहीं है? मेरा गधा सुबह से लापता है। अरे क्या लगा रखा है? गधा लापता, फिर अंगूठी लापता। सीधी सी बात है कि मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए। मतलब चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकर आओ उसे। उसी समय वहां मोती गधा आ पहुंचा। गधे को देखकर सलीम सुनार बोला, महाराज, हाँ, यही वो गधा है जिसने मेरे सामने अंगूठी निगल ली थी। हाँ, अगर इस गधे ने अंगूठी निगली है तो अब ये अंगूठी इसके पेट से ही मिलेगी। गधे की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ समझाना चाहता था, लेकिन गधा होने की वजह से बोल नहीं पाया। तभी वहां पर एक दरवेश आया। वजीर उन्हें देखकर बोला, महाराज, ये तो वही दरवेश हैं जिन्होंने हमें अंगूठी दी थी। दरवेश ने राजा अहमद से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बेजुबान जानवर को कत्ल करते हुए। राजा बोला, दरवेश बाबा, दरअसल अंगूठी गधे के पेट में है और आपको वो अंगूठी हर हाल में चाहिए थी, बस इसीलिए। दरवेश बोले, राजा अहमद, वो अंगूठी कितनी भी चमत्कारी क्यों न हो, लेकिन किसी की जान से बढ़कर नहीं है। दरवेश ने गधे से कहा, तुमने जो अंगूठी निगली है वो बहुत चमत्कारी है। तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हें बोलने की शक्ति मिल चुकी है। सच बताओ। गधा कांपते हुए इंसानी आवाज में नरम लहजे में बोला, महाराज, मैं एक गधा हूं। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपके कपड़ों से वो अंगूठी गिरी थी। मेरे मालिक रफीक की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच भर आया। मैंने देखा कि दूर खड़ा जावेद भी उस अंगूठी को लालच भरी नज़रों से देख रहा था। मैं धीरे धीरे जावेद के पास गया। जावेद ने सोचा कि भला एक गधे से उसे क्या ही खतरा हो सकता है। रात में जब सब सो रहे थे तब जावेद चोरी करने के लिए आया। मैंने अपने मालिक को अपने अंदाज में जगाने की बहुत कोशिश की। ढेंचू ढेंचू मैंने खूब आवाज निकाली, पैरों से जमीन खुरची, लेकिन मेरे मालिक ने मेरी बात समझने के बजाय मुझे ही डंडे से पीटना शुरू कर दिया। मालिक ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और जावेद मेरी आंखों के सामने उस अंगूठी को चुरा कर ले गया। मैं कुछ भी नहीं कर सका। अगली सुबह जब मालिक रोते हुए घर लौटे और कहने लगे कि महाराज अहमद उन्हें जान से मार देंगे, तो मुझे उन पर तरस आ गया। मुझे पता था कि अंगूठी जावेद ने चुराई थी और वो कहाँ रहता है। मैं जावेद के घर गया और वहां देखा कि वो सीधे सलीम की दुकान पर गया और अंगूठी उसने बेच दी। लेकिन सलीम सुनार की मंशा भी ठीक नहीं थी। वो अंगूठी आपको लौटाने के बजाय उसे बेचकर फायदा कमाना चाहता था और वो सिर्फ जावेद को फंसाना चाहता था। जब मैंने सलीम के मुंह से ये सब कुछ सुना तो मुझे यकीन हुआ कि अगर अंगूठी महाराज को नहीं मिली तो मेरे मालिक की जान चली जाएगी। तभी मैंने सलीम की दुकान से मौका देखकर अंगूठी निगल ली। उसके बाद से मैं इस वक्त यहाँ आकर सबको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अंगूठी मेरे पेट में है और असली गुनहगार जावेद और सलीम हैं। लेकिन महाराज, आपने मेरी बात नहीं समझी। मेरी जान लेने के लिए आपने तलवार निकाल ली। क्या मेरी इतनी ही कीमत है? इतना बोलकर गधा रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। दरवेश बोले, देखा महाराज, ये जानवर है। जानवर,
लेकिन इसने तुम सबकी मदद करनी चाह। तुम सबसे ज्यादा इंसानियत इस जानवर में है। फिर भी किसी ने इसकी बात तक नहीं सुनी। और तुम रफीक, तुमने अपने गधे को बेवजह पीटा, जबकि ये तुम्हारी हर हाल में मदद करना चाह रहा था। रफीक बोला, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, तू सच में मोती है। मोती? मैं तो अंगूठी में लगे हीरे को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन मेरे पास तो तेरे जैसा हीरा था और मैं तुझे पहचान न पाया। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। दरवेश ने गधे की पीठ पर हाथ रख दिया। अचानक वो अंगूठी दरवेश के हाथ में आ गई। महाराज, अब मैं चलता हूं। इतना बोलकर दरवेश वहां से चला गया। राजा बोला, जावेद और सलीम को कैद में डाल दो। और रफीक, सिर्फ इस गधे की वजह से तुम्हें सोने की अशरफियां दे रहा हूं, वरना तुम्हारे मन में भी लालच आ ही गया था। अगर इस गधे ने मेरी आंखें ना खोली होती तो तुम्हें भी कारागार में डाल देता। उसके बाद रफीक ने कहा, चल मेरे मोती, चल, अब तुझे कभी तंग नहीं करूंगा। उस दिन के बाद रफीक की किस्मत बदल गई। वो गधे की खूब इज्जत करने लगा और उसकी जिंदगी में खुशियां आ गईं।